2030 का भारत। 2030 का भारत नाम से ही साफ समझ आता है कि हम उस भारत की बात कर रहे हैं जो 2030 में होगा। जाहिर तौर पर भारत देश को कुछ लक्ष्य मिले हैं, करीब 17 सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें 2030 तक भारत देश को हासिल करना है। जिसमें से 3 खास मुद्दों की अगर मैं बात करूँ तो शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और बेहतर शिक्षा। इन तीनों मुद्दों पर हम हमेशा हमारी इस चर्चा में बात करते नज़र आते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 2030 का भारत होगा कैसे? जब भी हम इस इन मुद्दों की बात करते हैं। क्या भारत देश इन लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा? किस तरह की समस्याएँ देश में और किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है? इस तरह के कई सवाल सामने नज़र आते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए और एक खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ नेशनल मीडिया पैनलिस्ट और एडवोकेट निखिल जैन जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद। जिस तरह से निखिल जैन जी कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत देश को ये लक्ष्य हासिल करना है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से मिला है, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और बेहतर शिक्षा। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके नज़रिए में 2030 का भारत कैसा होगा? कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है आपको देश के भविष्य इन अगर देखिए तीनों मे लक्ष्यों के पैमाने पर बात करें? देखिए एक बहुत ही चर्चित कथन है कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल गेट द लीडर्स दे डिज़र्व। कि लोकतंत्र में जो प्रजा है, जो जनता है, उन्हें वैसे नेता मिलते हैं जैसे जो वो खुद काबिल होते हैं। बिकॉज़ जी, अगर आप देखिए कि जितना भी देश की पॉलिसी है, चाहे वो भुखमरी सॉल्व करनी हो, गरीबी सॉल्व करनी हो या एजुकेशन के मुद्दे पे बात करनी हो, एट द एंड ऑफ द डे वो सारा का सारा नेतागण जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं टॉप पे बैठते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो मिलके करते हैं और पॉलिसी वो ही करते हैं एक लोकतंत्र में जो जनता की मांग होती है। तो अगर जनता भुखमरी की मांग के लिए बात करेगी, भुखमरी की बात करेगी, गरीबी की बात करेगी, शिक्षा की बात करेगी, तो नेता उस पे काम करेंगे। लेकिन अगर जनता हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, जाति, प्रांत इस सब में लगी रहेगी, तो नेता भी उसी की बात करेंगे। मुझे कहते हुए बड़ा खेद है कि अगर अब क्योंकि आप जानते हैं कि मैं राजनैतिक तौर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनके बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं है, जिनके घर हुँ, में समृद्धि नहीं है, बावजूद इसके या तो वो धर्म की बात करते हैं या जाति की बात करते हैं। जब उनके पास कोई विधायक का या फिर सांसद का वोट माँगने आता है कोई नेता, किसी भी पार्टी का है, तो मुद्दे ये होते हैं ना कि ये कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, मुझे हुँ, रोज़गार कब मिलेगा। और जब तक जनता अपने आप उठ के नेताओं से ये नहीं मांगेगी, तब तक नेताओं से भी सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स एक इन्हेरेंट विल होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देश को बेहतर करने की, गरीबी हुँ, हटाने की, भुखमरी मिटाने की, शिक्षा बेहतर करने की और आप कोई भी सरकार अगर देखेंगे, आप 2014 से पहले की कांग्रेस सरकारें अगर देखें तो वो ₹1-1 किलो पे राशन देती थी, तो वो भी एक भुखमरी मिटाने की स्कीम थी। और अगर पिछले 4-5 साल से आप भाजपा की मोदी सरकार देखें तो वो भी मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को बाँट रही है। तो भुखमरी बढ़ाने के लिए एक कदम तो हर एक सरकार ने उठाया है। अब रही बात हुँ, शिक्षा की, शिक्षा पे मैं 2 स्तरों में उसे बाँटना चाहूँगा, हायर एजुकेशन एंड स्कूलिंग एजुकेशन 12वीं कक्षा तक की स्कूल की पढ़ाई और उसके बाद की पढ़ाई। एक चीज़ जो मुझे लगती है जो हमारे सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करा है, वो है स्कूलिंग एजुकेशन। आज़ादी के बिल्कुल, जस्ट बाद हमने आईआईटी बना दिए, एम्स बना दिए, निफ्ट बना दिए, पिछले 30 सालों में एनएलयू बना दिए, तो आपने हायर एजुकेशन के लिए एलएलबी, बीटेक, एमबीबीएस इन डिग्रियों के लिए तो आपने अच्छे-अच्छे संस्थान बनाए। लेकिन जो आपका बेस है, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, क्या स्कूली शिक्षा, क्या हर गाँव का हर बच्चा एक ऐसे स्कूल में जा सकता है जहाँ पर उसे गारंटी है कि आज कक्षा होगी, आज अध्यापक आएँगे, पढ़ाएँगे और उन्हें पता होगा वो क्या पढ़ाएँगे। पर हुँ, बहुत इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ज़्यादातर प्रदेशों में देखें, जो ये स्टेट एजुकेशन जो एजुकेशन होती है वो स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकारों के पास होता है। ज़्यादातर आप स्टेट्स में देखें, तो ग्राउंड लेवल जो मूली शिक्षा है, वो अच्छी नहीं है। कितनी बारी हमने पत्रकारों के वार्तालाप देखे हैं टीचर्स के साथ, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स देखी हैं कि 8th क्लास में इंग्लिश टीचर के पास जाके इंग्लिश के नॉर्मल वर्ड्स की स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं, उन्हें नहीं आते। वो चीज़ें हुँ, बोल नहीं पाती। तो इस पे एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल, साथ ही साथ एक पब्लिक विल लगेगी ताकि हमारे नेता इन पे ध्यान दें और बेहतर एजुकेशन की तरफ बढ़ें। भुखमरी मुझे नहीं लगता इतना बड़ा हाँ, प्रॉब्लम है आज की तारीख में। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर तौर पर एक इश्यू है अगर मैं स्कूल्स और एजुकेशन की बात करूँ तो। लेकिन उसके साथ-साथ में जैसे आपने कहा ना कि टीचर्स भी ऐसे जो इंग्लिश की स्पेलिंग तक नहीं बोल पाते। तो कहीं न कहीं टीचर्स को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है और टीचर्स पर काम करने की ज़रूरत है। तभी अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन मिल पाएगा।
ज़ाहिर-सी बात है। और मैं जब स्कूलिंग एजुकेशन या किसी भी एजुकेशन फॉर दैट मैटर हम देखते हैं, मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं। एक है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या आपके पास क्लासरूम्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, जो इमारतें हैं, जो लैब्स हैं, वो है या नहीं है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, आप बहुत बढ़िया-सा स्कूल बना दें, वो एकदम चमकता हुआ दिखे, उसमें स्मार्ट क्लासरूम लग जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर अध्यापक पढ़ाने ही नहीं आ रहे क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सरकारी टीचर्स को अगर चेक नहीं कर रहा है, तो आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये एक फर्स्ट इज़ अ स्टार्टिंग प्रोसेस कि आप स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँ, एंड देन इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस कि आप साथ-साथ ह महीने दर महीने, क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल आप देखें कि टीचर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, कोई और तो स्कूल में दिक्कतें नहीं है। जैसे बहुत सारे स्कूल्स में बहुत बड़ी एक ये दिक्कत है कि लड़की जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए टॉयलेट्स नहीं है। और ये बहुत बड़ी एक मूल दिक्कत है हमारे देश की, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जगह महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट्स नहीं है, और इसीलिए कितनी महिलाएं कोई रोजगार की अपॉर्चुनिटीज नहीं लेती, स्कूल नहीं जाती, कॉलेज नहीं जाती। ये बेसिक मूल सुविधाएं हमें सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ कही थी कि अलग-अलग सरकारें आती हैं और अपने-अपने तरीके से भुखमरी कम करने के लिए अलग-अलग सी स्कीम्स चलाई जाती है। जैसे कांग्रेस सरकार ने ₹1 में ला राशन मुफ़्त दिया था, हाल-फिलहाल में जो भाजपा की सरकार है वो भी मुफ़्त में राशन बाँट रही है। लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि क्या मुफ़्त में राशन बाँटना सही तरीका है भुखमरी खत्म करने का? क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं, कई सारे अलग-अलग चेहरों से हमने बात की, तो एक चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आती है कि कहीं न कहीं जब मुफ्त में राशन दिया जाता है, तो सामने वाला ये सोचता है कि मुझे तो मुफ्त में राशन मिल रहा है, तो मैं मेहनत क्यों करूँ? तो ये चीज़ आ जाती है कहीं न कहीं वो मेंटली हैंडिकेप कर रहा है मुफ्त में राशन देना। देखिए, मैं अगर इस इसी बात से बजाय बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा दी जाती या फिर रोज़गार दिया जाता, तो शायद और बेहतर स्थिति होती और बेहतरीन तरीके से काम करती इसके। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखता कि मुफ़्त का राशन देना कोई मुफ़्त की रेवड़ी या गलत चीज़ है या लोगों को आलसी बनाती है। आप देखिए, आप भी एक जीवन व्यतीत करती हैं, मैं भी करता हूँ। सरकार मुफ़्त में क्या देती है? गेहूँ देती है, चावल देती है, कुछ गेहूँ, चावल मोस्टली ये क्रॉप्स ही देते हैं। कोई सरकार बटर तो नहीं दे रही, घी तो नहीं दे रही, अंडे तो नहीं दे रही, मीट तो नहीं दे रही, अच्छी मात्रा में दूध नहीं दे रही, चाय नहीं दे रही, कॉफ़ी नहीं दे रही। तो ये मानना कि जस्ट बिकॉज़ किसी के पेट में 2 वक़्त की रोटी चली गई कि वो सस्टेन कर पाए, एक बेसिक सस्टेनेंस से कोई आलसी बन जाएगा और काम नहीं करेगा, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखता। साथ ही साथ ये बात ज़रूर है कि जो इंग्लिश की सेइंग है, इट्स बेटर टू टीच अ मैन हाउ टू फिश दैन टू गिव हिम अ फिश एवरी डे। बट टू टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड मेक श्योर ही फिशेस, उसके लिए सरकार को जितना काम करना पड़ता है उतना शायद हमारी सरकारें करना नहीं चाहती, तो एक आसान रास्ता अपनाती हैं कि चीजें मुफ्त में बांट दो। कुछ चीजें जब बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि खाना, शिक्षा, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, अगर ये कोई सरकारें फ्री में दे रही हैं तो मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। मुझे लगता है कि ये जब तक देखिए, अगर कोई अपनी ज़िंदगी की उसकी दौड़ ही ये है कि मुझे 2 वक़्त की रोटी कमानी है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? वो कैसे सोचेगा कि मैं उच्च शिक्षा हासिल करके कुछ इंजीनियर बनूँ, लॉयर बनूँ, डॉक्टर बनूँ? वो अपनी रोटी में ही भागता रहेगा। लेकिन अगर सरकारों ने ये बेसिक नीड्स लोगों की सॉल्व कर दी, उसके बाद वो अगला कदम देख पाएगा कि अगर आज मैं बेलदार हूँ, आज मैं एक लेबरर हूँ, तो कल को मेरा जी। बेटा मेरे से एक स्तर ऊपर जाए। अगर आज मैं एक हुँ, सरकारी नौकरी में क्लर्क हूँ, तो कल को मेरा बेटा शायद एक अफ़सर बने। इसलिए जो बेसिक सुविधाएँ हैं, ये मुझे लगता है किसी भी जो भी सरकार करती है एक अच्छी नीति है, लेकिन साथ-साथ सरकारों का रोज़गार बढ़ाने पे और शिक्षा बढ़ाने पे ध्यान होना चाहिए। अगर खाली आप मुफ्त का राशन दे दें और कुछ भी ना करें, तो मुझे लगता है कि ये वही वाली नीति है कि जब तक गरीब रखोगे तब तक आपको वोट करते रहेंगे, जिस दिन पढ़ लिख लेंगे तो कौन वोट करेगा? तो यही वजह है कि क्या आज की गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं कर रही है? ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि ये देखिए, बातें करी जाती हैं कि नेता चाहते हैं कि सब अनपढ़ रहें, ये रहें, वो रहें। ठीक है, कुछ-कुछ नेता होते होंगे जो चाहते होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि जो उच्च स्तरीय नेता है, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के हों, वो ये चाहते हैं। हर नेता चाहता है कि देश बेहतर बने, देश आगे बढ़े। दिक्कत यही है जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था कि अगर जनता आपसे उस पे सवाल ही नहीं पूछेगी, कि मैं अगर एक नेता हूँ और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके बात करूँ, अपने क्षेत्र में जाके बात करूँ कि मैं यहाँ पे स्कूल लगा दूँगा, मैं यहाँ पर एक कॉलेज लाऊँगा, मैं देखूँगा आपके बच्चे रोज़ पढ़ें, और मेरे साथ वाला नेता आके बोले, देखिए मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, आप भी इसी धर्म के हैं, आप वोट कर दीजिए। अगर जनता उन्हीं मामलों पे वोट करेगी, तो अगले चुनाव में जब मैं बतौर नेता जाऊँगा ना, तो मैं भी यही बोलूँगा।
मैं भी यही कहूंगा कि मेरी जाति ये है, देखो आपकी जाति ये है, उसने आपकी जाति के लिए क्या करा, मैंने आपकी जाति के लिए क्या करा। ये जो चेंज है, एक सोशल चेंज जो है, सामाजिक चेंज, ये निचले स्तर से जनता से आना पड़ेगा। जिस दिन जनता सरकारों को बोलेगी कि अगर स्कूल नहीं तो वोट नहीं, कॉलेज नहीं तो वोट नहीं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं, तो अपने आप नेतागण काम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि कहीं न कहीं जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है। और हालाँकि आज की जो अगर यूथ है आज का, उसकी मैं बात करूँ तो काफ़ी हद तक यूथ में ये अवेयरनेस आ चुकी है। और ये जो धर्म की राजनीति हो गई, मंदिर-मस्जिद की बात हो गई, इस पर यूथ कहीं न कहीं सरकार से कटने भी लगा। ये चीज़ नज़र आती है जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, तो यूथ का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो क्लियर समझ आता है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये सारी चीज़ें नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद स्थिति जो है ज़ाहिर तौर पर धर्म की राजनीति, ये सब तो चलता रहता है, अलग-अलग सरकार का अलग-अलग एजेंडा होता है। हर कोई अपने-अपने तरीके से वोट हासिल करने की कोशिश करता है। और होती ये चीज़ है कि वोट लेने से पहले, चुनाव के पहले तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि ये स्कीम्स लाई जाएगी, इस तरह से चीज़ें की जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद वो सारे वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार भी तो जनता को गुमराह कर रही है ना, क्योंकि जाहिर सी चुनाव बात है। जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि जो नेता होते हैं वो चुनाव के बाद वहाँ देखने भी नहीं आते। नहीं, ये बात आपकी मैं बिल्कुल इससे समर्थन रखूँगा कि नेतागण चुनाव से पहले कुछ वादे करते हैं और चुनाव के बाद कुछ कहते हैं। चुनाव से पहले बोलते हैं कि आपको इतने-इतने पैसे मिल जाएँगे, बाद में बोलते हैं कि नहीं-नहीं ये तो हो नहीं सकता, हमारी डेट की स्थिति ऐसी है, फिस्कल डेफिसिट ऐसा है, ये तो चुनावी जुमला था। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इसके लिए मुझे नहीं लगता जनता ज़िम्मेदार है। शायद इसके लिए हमारे पास एक सिस्टमिक चेक्स नहीं है। तो जैसे मैंने अपनी जब लॉ की मास्टर्स करी थी, तो उसमें मैंने मेरा थीसिस का यही टॉपिक था इलेक्शन कमीशन को लेके और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ज़्यादा मजबूत बनाई जा सकती है। मुझे ये लगता है कि इस पे चुनाव आयोग को स्टेप इन करने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी नेता आके ऐसे प्रोमिसेस कर रहा है, जो डिलीवर ही नहीं हो सकते। अगर किसी नेता ने आके बोल दिया कि मैं आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूँगा, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूँगा। इस तरीके का प्रॉमिस किसी भी जो भी सरकारी सिस्टम में है, वेदर चाहे वो ब्यूरोक्रेट है या इलेक्शन कमीशन में, उन्हें पता है ये डिलीवर नहीं हो सकता। उसी वक्त पे उस नेता को रोका जाना चाहिए। अब हमने पिछले 3-4 साल में एक ट्रेंड देखा है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज कि बहुत ज्यादा कैश ट्रांसफर स्कीम्स, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम्स शुरू हो गई हैं। कोई इसे लाडली बहना बोलता है, कोई मातृवंदन बोलता है, कोई लाडली बहना बोलता है, अलग-अलग नाम है। लेकिन मुद्दा यही है कि बिना कुछ करे आपके हाथ में 2,000, 2,500, 3,000 रुपए प्रति माह डाल दिए जाएंगे, विच इज डिफरेंट फ्रॉम मनरेगा, जो आज से 15-20 साल पहले भारत सरकार की स्कीम थी, जहां तक कि आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अब इस टाइप की जो स्कीम्स हैं, वो आपके एक्सचेकर पे बहुत ज़्यादा लोड डालती हैं। इवेंचुअली क्या होता है, प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। पंजाब सरकार ने बहुत सारे प्रोमिसेस करे थे, पंजाब में जो अभी रूलिंग पार्टी है, उन्होंने सत्ता में आने से पहले प्रोमिसेस करे। आने के बाद वो डिलीवर नहीं कर पाए और उसके बाद उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प माँगनी पड़ी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इतना कोष का हिस्सा तो पंजाब को नहीं दिया जा सर, सकता, एक राज्य को। तो ये चीजें चेक करने की जरूरत आई थिंक चुनाव आयोग को है कि नेता ऐसे वादे ना करें जो निभाए ही ना जा सके। जो वादे नेता निभा सकते हैं, आप देखेंगे निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि नेता कोई भी वादा नहीं निभाता। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब बहुत सारे मुद्दों पे डिलीवर करती है जो डिलीवर करने लायक होता है। कि आम आदमी पार्टी ने आज से 10 साल पहले अगर दिल्ली के लोगों को ये बोला कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उसका एक्सचेकर लोड बहुत छोटा सा था, दे पाए। जी। किसी ने ये बोला कि मैं आपको फ्री बस राइड दूंगा, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने बोला, दे पाए, एक्सचेकर लोड छोटा था। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि मैं हर एक जिले में एयरपोर्ट बना के उससे रोज प्लेन उड़ाऊंगा, चलाऊंगा और उसमें हर गरीब आदमी ट्रैवल कर पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो ये चुनाव आयोग को शायद देखने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे क्योंकि समय कम है, हमारे पास एक आखिर और इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2030 के भारत का जो लक्ष्य है, अगर उसको हासिल करने जाए तो उस रास्ते में एक सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नज़र आती है? और अगर आपकी तरफ से जानना चाहूँ तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा 2030 के? मुझे सबसे बड़ी समस्या ये नजर आती है कि जनता को मुद्दों की बात करनी। दर्शकों को शायद ये लग सकता है मेरी, आपके कुछ दर्शकों को शायद मेरी बात से ये लगे कि मैं हर चीज को एक राजनीतिक चश्मे से देख रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मेरा जो कोर इंटरेस्ट है वो पब्लिक पॉलिसी में है। मैं राजनीतिक चश्मे से इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी चेंज अगर देश में लाना है तो वो राजनीति से होता है, वो नेताओं से होता है और नेताओं से चेंज लाने के लिए जनता को ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। तो अगर आपके सवाल का एक सिंपल जवाब दूं, जनता में सही मुद्दों को लेकर जागरूकता होनी चाहिए।
उनको मुद्दे जब वो कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़क पे, तब सही मुद्दों पे होना चाहिए। अगर किसी नेता से डिमांड कर रहे हैं, तब सही मुद्दों पे होना चाहिए। और जिस दिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस दिन वो वोट डालने जाते हैं, वो सही मुद्दों पे होना चाहिए। बहुत बारी हम ये देखते हैं कि बातें तो आप रोजगार की, बेरोजगारी की और शिक्षा ना होने की और भुखमरी की करते हैं, लेकिन जिस दिन आप वोट देने जाते हैं तो आपको आपकी जाति या धर्म याद आ जाता है। ये चीज बंद करने की बहुत जरूरत है। एक बारी जनता ने इस तरफ कदम बढ़ाया, मैं लिख के दे सकता हूं, मैं दावा दे सकता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता 2030, 2040, 2050 जब भी है, भारत को विकसित बनाने के लिए जो भी हमें करने की जरूरत है, अच्छे स्कूल्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट, हंगर हटाना, हेल्थ केयर देना, सारे नेता मिलकर इस चीज की तरफ काम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा, कहीं न कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है और दूसरी चीज़ एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एब्सोल्युटली। भारत देश में, मुझे लगता है। काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई आपने और उम्मीद करती हूँ कि जब लोगों तक ये चीज़ें जाए तो कहीं न कहीं इसको समझे लोग और अप्लाई करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।